हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एयर, वाटर एंड वेदर के बारे में, जिसका चैप्टर नंबर 7 में आपको इन्वायरमेंटल स्टडी का पढ़ाने वाली हूँ। मेरे पास क्लास 3 की ईवीएस की बुक है। इसमें हम 1 से लेके 6 तक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिएगा और भी सब्जेक्टों की। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, हवा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अबाउट व्हाट एयर कंटेंस, यानी कि जो हमारी जो ये हवा होती है, जो हवा होती है, हवा में क्या क्या होता है। इसके बाद है जल के महत्व के बारे में, वाटर इम्पोर्टेंस के बारे में। मौसम के बारे में पढ़ेंगे, जल की कितनी अवस्थाएं होती है, यानी कि जो जल है वो कितने फॉर्म्स में पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। लाइक फूड, एयर एंड वाटर आर ऑल्सो बेसिक नीड ऑफ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर। देखिए, एक हमारा खाना, हवा और पानी, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं हमारे जीवन जीने के लिए। हम बिना खाने के, बिना पानी के और बिना हवा के नहीं जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके बाद देखिए, नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको पिक्चर्स ध्यान से देखनी है और टिक करना है जिनको हवा की और पानी की ज़रूरत होती है, जो हवा पानी से बढ़ती हैं। अब देखिए, लॉयन, लॉयन को भी हवा चाहिए, पानी चाहिए, तो आपको टिक करना है। चेयर, टेबल, इनको हवा पानी नहीं चाहिए, तो आपको इस पर कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। प्लांट, प्लांट यानी ट्री जो है, उसको हवा पानी चाहिए, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद है मोटरसाइकिल, इस पर आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि इसको हवा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है डॉग, तो डॉग को भी हवा पानी की ज़रूरत होती है, तो इस पर आपको टिक कर लेना है। यानी कि फर्स्ट में और थर्ड में और फिफ्थ में आपको टिक करने हैं। इसके बाद देखिए एयर, अब हम पढ़ेंगे हवा के बारे में। एयर इज ऑल अराउंड अस, जो हवा है वो हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी इट, हम इसे देख नहीं सकते, बट वी कैन फील द एयर व्हेन इट मूव्स और ब्लो, लेकिन हमें हवा दिखाई देती है जब वो इधर से उधर जाती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड, तो जो हवा चलती हुई हवा को विंड कहते हैं। जेंटली मूविंग वाइंड इज कॉल्ड ब्रीज, तो जो हल्की हवा इधर उधर घूमती है, जो हल्की हवा, धीरे धीरे चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? ब्रीज कहते हैं। और जो तेज हवा चलती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्टॉर्म कहते हैं, यानी उसको तूफान कहते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैस एंड सराउंड द अर्थ। द मेन गैस आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। इट इज ऑल्सो contains dust particles and water vapor। अब जो हवा है ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, यानी बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी हुई है, जो पृथ्वी को घेरे रहती है। मुख्य गैस, यानी जो सबसे मेन गैस है, वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। इसमें धूल होती है, धूल के कण होते हैं और जल वाष्प भी होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, अब कुछ यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है। Let's us perform an activity to show that air contains water vapor. Take a bottle of cold water from the refrigerator and put it on the table for some time. Soon you will see tiny drops of water on the outer side of the bottle. These water drops are the condensed water vapor present in the air. तो अब आपको क्या करना है? अब आपको एक गतिविधि करनी है, एक एक्टिविटी करनी है। करना क्या है? आपको फ्रिज से एक ठंडी बोतल लेनी है और ठंडी बोतल निकाल के आपको कुछ देर के लिए टेबल पर रख देनी है। जब आप थोड़ी देर में देखेंगे तो आपने देखा भी होगा कि उस जो बोतल, जो ठंडी वाली बोतल थी, उसके बाहर की तरफ छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। तो जो छोटी छोटी बूंदें जो जमा हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संघनित जल वाष्प। क्या कहते हैं उसको संघनित जल वाष्प कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यानी हवा के गुण के बारे में। Even though we can't see the air, it's take up space. When you blow up a balloon, it gets filled with air. Air is a light but the still has some weight. अब देखिए हवा में क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए, भले ही हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हर जगह हवा ही घेरे रखती है। जो हर जगह, अगर खाली गिलास भी है तो उसमें हवा है। जब आप गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसमें हवा भर जाती है। हवा हल्की है, लेकिन फिर भी इसका कुछ वजन होता है। इसके बाद देखिए,
यूज़ ऑफ एयर, अब एयर को कैसे यूज़ किया जाता है। एयर प्रोवाइड द गैस दैट, मैं आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ बच्चों, कि हवा को यूज़ कैसे किया जाता है, उपयोग कैसे किया जाता है। हवा जो है जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी गैस है, गैस प्रदान करती है। जैसे एग्जाम्पल, जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। हवा पक्षियों को आकाश में उड़ने में मदद करती है। यह हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर और पतंग उड़ाने में भी मदद करती है। हवा जो है, हवा पाल नौकाओं और पवन चक्कियों को चलाने में मदद करती है। हवा हमारे कपड़ों को भी तेजी से सुखा देती है। गर्मियों में ठंडी हवा हमें आरामदायक बनाती है। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, गर्मी बहुत लग रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो कितना सुकून मिलता है। जलने के लिए हवा जरूरी है। आग को जलने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है। पहले हवाई गुब्बारों में एक मुर्गा, एक बत्तख और एक भेड़ सवार थे। ओके, और यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हवा की गति ब्यूफोर्ड पैमाने से मापी जाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे आगे। हेडिंग है वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर। हमें साफ सुथरी हवा की ज़रूरत होती है। हमें स्वच्छ और ताज़ी हवा चाहिए होती है। जैसे हमारे आसपास की हवा हानिकारक गैसों और धूल के कारण प्रदूषित हो जाती है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री धुआं पैदा करती हैं और हवा में धुआं छोड़ती हैं। मोटर वाहन पेट्रोल, डीजल, गैस, ईंधन जलाते हैं तो हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। जो कूड़ा कचरा जलाया जाता है, फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है, या फिर डीजल से यानी वाहनों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, तो इनसे क्या होता है, इनसे जो है जो गैसें निकलती हैं, इनसे हवा दूषित हो जाती है। इससे पर्यावरण में रहना असुरक्षित हो जाता है। जब हवा बहुत अधिक गंदी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, तो हमें खांसी, अस्थमा जैसे रोग, यानी कि सांस लेने वाले रोग हो जाते हैं। श्वसन रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसी अगर प्रदूषित हवा में अगर सांस लेंगे तो हमें क्या होगा, हमारे फेफड़े जो हैं वो प्रदूषित हो जाएंगे और हम उससे बीमार पड़ जाएंगे, जिससे जो कुछ रोग है, जैसे खांसी हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा। इसके बाद देखिए वाटर के बारे में पढ़ते हैं। सभी जीवित प्राणियों के जीवित रहने के लिए पानी आवश्यक है। हम पानी कपड़े धोने, सफाई करने, नहाने आदि ऐसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। हवा के अलावा पानी पृथ्वी का एक अनमोल तरल चीज़ है। पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसके बाद देखिए स्टेटस ऑफ वाटर, पानी की अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पृथ्वी की सतह पर पानी के 3 अलग अलग रूप हैं, यानी 3 फॉर्म्स में जो है पानी पाया जाता है। एक तो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। पानी सभी रूपों में मौजूद है। सॉलिड में कैसा होता है बच्चों, जो बर्फ़ जमी हुई है। पृथ्वी पर पानी कैसा है, जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ जमी हुई है। दूसरा पानी कैसा है, जो कि लिक्विड में, जो नदियों में बह रहा है, समुद्रों में बह रहा है, वो लिक्विड में पानी बह रहा है। और तीसरा क्या है, गैस के रूप में है। अब देखिए नेक्स्ट वाले पेज पे, 3 फॉर्म्स इन नेचर आइस ऑफ माउंटेन एज वाटर इज रिवर, ओशन एंड लेक्स एंड वाटर वेपर इन द एयर। जो हवा में है, जो वाष्प बन के हवा में है, वो गैस के रूप में पानी है। दीज फॉर्म्स कैन बी चेंज इनटू द अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। इसके बाद देखिए इफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम सम टाइम इन चेंज इनटू वाटर वेपर। अब देखिए हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। यदि पानी को कुछ समय तक गर्म किया जाए तो यह जलवाष्प में बदल जाता है। द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। उबलना वाष्पीकरण के अलग है। उबलना एक तेज प्रक्रिया है, जबकि इवेपोरेशन यानी जबकि वाष्पीकरण एक धीमी प्रक्रिया है। ठंडा होने पर जलवाष्प पानी में बदल जाती है। ठंडा होने पर जलवाष्प पानी में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कंडेंसेशन, इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, उबलते पानी के ऊपर एक ठंडी स्टील की प्लेट रखें। अब आपको ये थोड़ा प्रैक्टिकल करना है। पानी उबल रहा है तो आपको क्या करना है, एक ठंडी स्टील की प्लेट रख देनी है। प्लेट पर पानी की बूंदें तब आप देख सकते हैं। जब जलवाष्प ठंडी प्लेट को छूता है तो वह वापस पानी में बदल जाता है। ठंडा होने पर
पानी बर्फ के टुकड़ों में बदल जाता है, यानी ठंडा होने पर पानी ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को जमना कहते हैं। पानी जो जम जाता है इसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। व्हेन आइस इज हीटेड, जब बर्फ़ पिघलती है, इट चेंज इनटू लिक्विड वाटर। जब बर्फ़ पिघलती है तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे मेल्टिंग कहते हैं। अब पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल क्या होता है? पृथ्वी और वायुमंडल में विभिन्न अवस्थाओं में पानी के निरंतर प्रवाह की प्रक्रिया को जल चक्र के रूप में जाना जाता है। प्रकृति में पानी वाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से लगातार अपना रूप बदलता रहता है। ये कभी वो जम जाता है, कभी वो लिक्विड में हो जाता है, कभी वो जल वाष्प बन के गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको ये बदलता रहता है। वाष्पीकरण प्रकृति में से एक सतत प्रक्रिया है। समुद्र, नदियों और झीलों में पानी सूर्य की गर्मी से वाष्पित होता रहता है। यह जलवाष्प में बदल जाता है। जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर उठता है यह संघनित होता है और पानी की छोटी छोटी बूंदें बनाता है। ये बूंदें हवा में धूल के कणों के चारों ओर इकट्ठा होकर बादल बनाती हैं। बादल में पानी की छोटी छोटी बूंदें एक साथ मिलकर बनती। जो बादल है वो बादल में पानी की छोटी छोटी बूंदें एक साथ मिलकर बनती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए। अब देखिए जो बड़ी पानी की बूंदें हैं, ओके, जब बादल भारी और घने हो जाते हैं, जब बादल भारी हो जाते हैं और घने हो जाते हैं तो ये बूंद बारिश के रूप में ज़मीन पर गिर जाती हैं। बारिश का पानी नदियों, समुद्रों और महासागरों में वापस चला जाता है और यह चक्र चलता रहता है। जब तेज़ बारिश होती है तो ये जो पानी होता है ये कहाँ चला जाता है? ये जाकर नदियों, समुद्रों में, महासागरों में जाकर मिल जाता है। मौसम। अब पढ़ेंगे वेदर के बारे में। मौसम किसी खास जगह और समय के वातावरण में हवा की स्थिति को कहते हैं। यानी कि किसी भी खास जगह के समय के वातावरण में, कि वो उस समय पर जो है ऐसा सीज़न हो जाना, वातावरण यानी कि मौसम बदल जाना, उसको क्या कहते हैं? उसी स्थिति को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। मौसम लगभग हर रोज़ बदलता रहता है। मौसम के बारे में कोई भी बात सूरज, हवा, बादल और बारिश से जुड़ी होती है। भारत जैसे देशों में 3 मुख्य मौसम होते हैं: सर्दी, गर्मी और मानसून। के मौसम में कौन कौन से होते हैं? सर्दी, गर्मी और मानसून। ओके, मानसून के मौसम, ओके, हालांकि एक मौसम के दौरान भी मौसम दिन प्रतिदिन और कभी कभी घंटे दर घंटे बदलता रहता है। इसके बाद देखिए विंड अफेक्ट द वेदर। अब जो हवा है वो मौसम को भी प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। तेज हवा तूफान का कारण बनती है। बिजली गरज और भारी बारिश के साथ तेज हवा तूफान लाती हैं। जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो ये क्या है? ये भारी बारिश के साथ तेज हवा का तूफान लाती हैं। बहुत तेज तूफान चक्रवात बनाता है। चक्रवात एक हिंसक तूफान होता है। यह पेड़ों को उखाड़ देता है और घरों को तोड़ देता है। इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। इसके बाद देखिए द सन अफेक्ट द वेदर। अब जो सूरज है वो कैसे मौसम को अफेक्ट करता है, वो कैसे प्रभावित करता है? सुबह और शाम के समय सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं क्योंकि सूर्य आकाश में नीचे होता है। दोपहर के समय सूर्य सिर के ऊपर होता है और किरणें सीधी पड़ती हैं। इस कारण दोपहर का समय दिन का सबसे गर्म होता है। ये तो आपको पता है बच्चों, दोपहर के समय में कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो सूर्य है वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है। जब लोग बाहर जाते हैं तो वे पेड़ की छाया का उपयोग करते हैं। सर्दियों में हम सूर्य की गर्मी पसंद करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्लाउड अफेक्ट द वेदर। अब जो बादल हैं वो कैसे मौसम को प्रभावित करते हैं, वेदर को कैसे प्रभावित करते हैं? बादल वाले दिनों में बादल धूप को रोकते हैं। जिस टाइम बादल के दिन चल रहे होते हैं, बारिश के दिन चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पर जो धूप है वो नीचे नहीं आ पाती है। बादल तूफान के संकेत भी देते हैं। बादल वाले दिन बहुत गर्म नहीं होते, लेकिन बादल वाली रातें गर्म होती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिन के दौरान किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती और रात के दौरान बादल नहीं पहुंच पाते। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, रात के दौरान बादल नहीं पहुंच पाते हैं, पृथ्वी की गर्म को वायुमंडल में जाने से रोकते हैं। कुछ बादल बारिश भी लाते हैं। इसके बाद देखिए रेन कैसे वेदर को प्रभावित करती है, बारिश जो है कैसे अफेक्ट करती है क्लाउड्स को। जब बारिश होती है तो धरती का वह हिस्सा ठंडा हो जाता है जिस पर बारिश होती है।
जहाँ पर बारिश होती है तो वो एरिया क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बारिश फसलों के लिए अच्छी होती है, हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश बाढ़ लाती है। ये फसलों, इमारतों और सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। वे जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों को भी बड़ा बहा ले जा सकती है। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, कम बारिश होगी तो वो अच्छा भी होगा और फसल भी अच्छी होगी, लेकिन बहुत अगर ज़्यादा बारिश होती है तो इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फसल में भी नुकसान हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, इमारतों को, सड़कों को, इंसानों को, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये डुबा भी देती है। इस तरह लंबे समय तक बारिश की कमी से सूखा पड़ता है। अगर अगर सूखा लंबे समय तक जारी रहता है तो पानी और भोजन की कमी के कारण मनुष्य, जानवर और पौधे मरने लगते हैं। मौसम हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जो वेदर है वो हमारे जीवन को भी अफेक्ट करते हैं। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और क्या आनंद लेते हैं, ये हम मौसम पर निर्भर करता है। वो तो है, क्योंकि देखिए हम जो भी खाते हैं, अगर हम गर्मियां हैं तो हम हल्का भोजन लेंगे, लेकिन मौसम अगर ठंडा मौसम है तो कुछ हमारा अच्छा सा खाने का मन होगा तो हम थोड़ा हैवी भी खा सकते हैं। तो जो मौसम होता है वो हमारी खाने की डाइट को भी प्रभावित करता है। कोहरा और तूफानी मौसम दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। जो कोहरा है और जो तूफानी मौसम है वो उसमें दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, एक्सीडेंट बहुत से हो जाते हैं। ऐसे मौसम में यात्रा, खेलकूद और सैर सपाटे करना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, ये हो गया है चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर काफ़ी अच्छा था, आपको समझ में भी आ गया होगा कि वाटर साइकिल किसे कहते हैं। काफ़ी कुछ हमें वेदर के बारे में जानने को मिला है। कंडेंसेशन किसे कहते हैं, वाटर साइकिल किसे कहते हैं, एयर में क्या क्या गुण हैं, पानी के बारे में, हवा के बारे में, और जो एक्टिविटी करनी है वो भी आपको घर पर एक बार करके देखनी है, जिससे आपको पता चलेगा कंडेंसेशन के बारे में, इवेपोरेशन के बारे में। तो बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से आप फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आप फिल कर लीजिएगा, जल्दी से आप फिल कर लीजिए। और इसके बाद है सी वाला, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो देखिए ये एक्सप्लेन करना है कुछ, यहाँ पर इवेपोरेशन किसे कहते हैं तो ये एक्सप्लेन करके बताना है। मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। सबसे पहले जब आप लेसन स्टार्ट करेंगे तो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स करना है और कुछ पिक्चर्स भी आपको बनानी है। तो पिक्चर्स मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस किस में पिक्चर्स बनानी है, तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो सबसे पहले आप डिफ़िकल्ट वर्ड करेंगे और उसके बाद ये सी वाला एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स करेंगे। इसमें आप हेडिंग डालेंगे इवेपोरेशन के और उसके बाद इसका इवेपोरेशन क्या होता है जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप नोट करेंगे। इसके बाद है कंडेंसेशन क्या होता है, वो आपको लिखना है। मेल्टिंग क्या होती है इसके बारे में बताना है। फ्रीजिंग क्या होती है इसके बारे में बताना है। तो ये आपको यहाँ पर अपनी नोटबुक में नोट करना है। इसके बाद है क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। 3 फॉर्म्स बतानी है, 3 फॉर्म्स बतानी है। तो ये मैंने आंसर यहाँ पर नोट कर दिए हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, सॉलिड, गैस और लिक्विड। फिर देखिए व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, ये आंसर आपको नोट कर लेना है। 3 पे देखिए ड्रॉ एंड लेबल द वाटर साइकिल। यहाँ पर आपको वाटर साइकिल की पिक्चर बनानी है, ड्रॉ करना है, वाटर साइकिल की पिक्चर बनानी है आपको। तो ये आपको खुद से ड्रॉ करनी है। इसके बाद देखिए हाउ डज फ्लड अफेक्ट अवर लाइफ। तो किस तरीके से बाढ़ हमारी लाइफ को अस्त व्यस्त कर देती है, अफेक्ट करती है, तो ये हमें बताना है। आंसर मैंने नोट कर दिया। इसके बाद देखिए 5 वाला, वाई द नून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। क्यों दोपहर के समय बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो वो हमें इसका रीज़न बताना है। तो आंसर मैंने नोट कर दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आप पिक्चर की कौन सी बनाएंगे। देखिए, एक तो आपको वाटर साइकिल की, जो कि पेज नंबर 46 पर दी हुई है, वाटर साइकिल की पिक्चर, ये आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। और यस, तो ये पिक्चर, वाटर साइकिल की पिक्चर आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। इसी के साथ में हमारा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने नोट किए हुए हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बुक में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनके मीनिंग्स आपको समझने में शायद परेशानी हो सकती है। तो वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने अलग से यहाँ पर नोट कर दिए हैं, उनके मीनिंग्स भी लिखे हैं, ये आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो बच्चों, और भी बच्चों को ये वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो बच्चे भी समझें। और अगर आपको चैप्टर कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो दोबारा से रिपीट करके भी आप देखिए, जिससे कि चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएँ। टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को भी मेरी वीडियोस को सजेस्ट कीजिए, ताकि आपके स्टूडेंट्स भी चैप्टर को अच्छे से समझें और इसका बुक वर्क भी अच्छे से समझकर फिल करें।